नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा, सीएम धामी ने दी मंजूरी, जनवरी 2026 से लागू किया गया। देहरादून में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को लेकर डीएम सख्त, चुनावी तैयारियों का शेड्यूल जारी, 5 सितंबर को आएगी अंतिम सूची। हल्द्वानी में ईंधन बचत पर सांसद अजय भट्ट का बयान, विपक्ष पर साधा निशाना, काफिला और ईंधन कम इस्तेमाल की अपील की, स्कूटी से चलने की दी नसीहत। नैनीताल पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लोक भवन में शीर्ष अधिकारियों ने स्वागत किया, कुमाऊं मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। लक्सर में मस्जिद की मीनारों की ऊंचाई घटाने का काम शुरू, सुल्तानपुर मस्जिद निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई, सील के बाद कमेटी ने खुद शुरू किया ऊंचाई घटाने का काम। और हल्द्वानी में कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा, वनाग्नि और आपदा प्रबंधन पर जताई चिंता, मानसून से पहले तटबंध निर्माण की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते गैस और ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ने के बाद भारत सरकार ने ऊर्जा के सीमित उपयोग पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत की अपील के बाद राज्य सरकारें भी इस दिशा में कदम उठा रही हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ईंधन और ऊर्जा बचत को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से भी सीमित उपयोग की अपील करते हुए इसे सामूहिक जिम्मेदारी बताया। वहीं दूसरी ओर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों और महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसका असर चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ने से श्रद्धालुओं और आम लोगों को अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखें। देवभूमि में बढ़ती महंगाई से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। एक माह में एक परिवार के महीने के राशन की कीमत 600 से 1000 रुपए तक बढ़ चुकी है, जिसका असर चारधाम यात्रा सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में कैबिनेट में धामी सरकार की ये पहल रही है कि तमाम अधिकारी कम से कम 4 पहिया वाहनों का प्रयोग करें, और साथ ही इस अपील का व्यापक असर अधिकारियों के बीच में देखने को भी मिला। लगातार मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री और आला अधिकारी अब अपने दफ्तर में इलेक्ट्रिक स्कूटर अन्यथा साइकिल या फिर आसपास दफ्तर होने के चलते पैदल ही अपने दफ्तरों पर पहुंच रहे। वहीं धामी सरकार ने पेट्रोल डीजल को सेफ रखने की अपील की है और राज्य भर में सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे बनाने का भी फैसला लिया है। हाल ही में बड़े पेट्रोल डीजल और गैस के दामों को लेकर विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध किया और जिसको सरकार की नाकामी बताते हुए हल्ला बोला है। प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है, उसके क्रम में आज उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में हम सभी लोगों ने तय किया है मंत्रिपरिषद में कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा की बचत के लिए, उर्वरक के कम से कम उपयोग के लिए जिन स्तर पर भी कटौती हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर, सरकारी स्तर पर सभी प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक एसओपी बना दी गई है, जिससे कि उत्तराखंड राज्य का भी इस राष्ट्रव्यापी और जो इस समय विश्वव्यापी जो एक समस्या बनी है ईंधन की, जो आयात करने की स्थिति हमारे लिए कम से कम हो, हमारे देश के लिए कम से कम, उसमें हम सब अपना योगदान दें। देखिए, जैसे खाड़ी युद्ध एक लंबे समय से चल रहा है, तो पूरी दुनिया में इसका असर है, तो उसका कुछ असर जो है हमारे प्रदेश में भी आ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है कंपनियां पूरा प्रयास कर रही हैं कि पेट्रोल की सप्लाई सामान्य रहे, और पेट्रोल पंप स्वामियों का, डीलर्स का भी यही प्रयास है कि जनता को किसी प्रकार परेशानी का सामना न करना पड़े और निरंतर सप्लाई बनाने का पूरा अपना प्रयास करें। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड जो है बन रहा है, ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन श्रद्धालुओं को जो सुविधा चारधाम यात्रा के दौरान मिलनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा के दौरान सुधरनी चाहिए, वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रही है। जैसे ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई, हमने देखा कि पहले दिन ही केदारनाथ धाम में जिस तरीके से श्रद्धालुओं पर पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी, जिस तरीके से जो है स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा से ये मानना रहा है कि जो यात्रा हो वो संगठित हो और नियंत्रित हो। नियंत्रित के लिए ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप उनको आने मत दो। अच्छा है, श्रद्धालुओं की जो है भीड़ बढ़ रही है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैसों के दाम बढ़ रहे हैं,
और उस दामों के बढ़ने के कारण जो वहां पर जो खाद्य सामग्री उपलब्ध हो रही है, जो पानी की बोतलों से लेकर के, और जो वहां पर उनके लिए भोजन व्यवस्था की जो लोग इस व्यवसाय में लगे हैं। देखिए, यात्रा भी चलेगी, चीजें अनुकूल, इन समस्याओं के समाधान के साथ रास्ते निकाले भी जाएंगे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सब प्रकार से चीजों को संभाला हुआ है। मैं कह सकता हूँ यात्रा इस बार अभूतपूर्व यात्रा रहने वाली है। और पिछले 50 लाख से ज़्यादा यात्री आए थे, इस बार निश्चित रूप से हमको लगता है कि 80 लाख से ज़्यादा यात्री आएंगे। अकेले अभी तक 6 लाख से ज़्यादा यात्री चारधाम में आ चुके हैं। एक बहुत अच्छा माहौल। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके तहत एक दिन नो व्हीकल डे होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों की फ्लीट में शामिल होने वाले वाहनों की संख्या को आधा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ सरकार पेट्रोल, डीजल और सोने की खरीद से बचने की सलाह आम जनता को दे रही है, वहीं इसका असर प्रदेश में बढ़ती महंगाई में भी देखने को मिल रहा है, जिसका असर खासकर चारधाम यात्रा मार्गों पर पर्यटकों को झेलना पड़ रहा है। जिसका सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हर साल होने वाली चारधाम यात्रा पिछले सालों की भांति महंगी हो चली है। ऐसे में एक तरफ चार धामों में श्रद्धालुओं की संख्या के सभी अपने रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रही सरकार इस मुहिम में कहीं बढ़ती महंगाई बड़ा खलल न डाल दे। ऐसे में एक तरफ चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या के सभी अपने रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रही सरकार की इस मुहिम में कहीं बढ़ती महंगाई बड़ा खलल न डाल दे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई है। उन्होंने हर बूथ पर BLA 2 नियुक्त कर पारदर्शी और समयबद्ध पुनरीक्षण की अपील की है। 29 मई से 7 जून तक गणना प्रपत्रों की प्रिंटिंग और कार्मिकों का प्रशिक्षण होगा। 8 जून से 7 जुलाई तक BLO घर घर जाकर प्रपत्र वितरित और संकलित करेंगे तथा नए बूथों का अंतिम निर्धारण होगा। 14 जुलाई को मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट जारी होगा। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी, जिनका निस्तारण 11 सितंबर तक होगा। अंतिम सूची 15 सितंबर को प्रकाशित होगी। देहरादून की 10 विधानसभा क्षेत्रों में 13.8 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। 16 मई तक 79.77 की मैपिंग हो चुकी है। नागरिक ECI नेट बुक ए कॉल विद BLO और टोल फ्री 1950 से जानकारी ले सकते हैं। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के निर्देश अनुसार सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आज मीटिंग होल्ड की गई है। उसमें जो हमारा SIR का शेड्यूल है और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, किस तरह से हमको सारे स्टेप्स में जो हमारे इलेक्टर्स हैं उनका सहयोग चाहिए, कैसे डिसेमिनेशन हो और किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना रहे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारी इलेक्शन मशीनरी का, तो उसके संबंध में डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है। जो हमारा शेड्यूल है वो ऑल ओवर दी मोड्स ऑफ डिसेमिनेशन ऑलरेडी पब्लिश्ड है। 29 मई से 15 सितंबर जो हमारी ये एक्सरसाइज गतिमान रहेगी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने तय कार्यक्रम के तहत शनिवार को सरोवर नगरी नैनीताल के लोक भवन पहुंचे। राज्यपाल के नैनीताल आगमन को कुमाऊं मंडल के शीर्ष अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। इस अवसर पर आयुक्त व मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत, पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक TC मंजुनाथ ने राज्यपाल को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल को नियमानुसार गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सबसे पहले तो अत्यंत खुशी है, जब भी मैं कुमाऊं मंडल में आता हूं, नैनीताल में आता हूं, एक अलग ही खुशी होती है। और एक जीवन के अंदर में अगला कदम क्या है, विकास, प्रगति, निरंतर प्रोग्रेस करना, यही है। और पिछले साल जब आया था बहुत डिटेल से गए थे, तो इस साल भी पूरा प्लानिंग बनाया है कि किस प्रकार 6 डिस्ट्रिक्ट में जाऊं, वहां पर बहुत डिटेल से मैं देखूं। हमारे जो फॉरवर्ड एरिया हैं उसके अंदर में जो वाइब्रेंट विलेजेस हैं वहां जाने का प्लान है।
हल्द्वानी में जिला कांग्रेस कमेटी ने वन, अग्नि और आपको बता दें आगामी मानसून सीजन से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर प्रशासन के समक्ष कई मांगे रखी हैं। जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक सुमित हृदय, राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जंगलों में लगातार लग रही आग से पर्यावरण और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं मानसून सीजन से पहले संभावित आपदाओं को देखते हुए नदियों के किनारे तटबंध निर्माण और सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा स्मार्ट मीटर सहित कई जनहित से जुड़े मुद्दों को भी ज्ञापन में शामिल किया। सम्मानित लोग यहाँ मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल जी और के नेतृत्व में और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पे ज्ञापन अति महत्वपूर्ण विषय जो जिले के हैं। गर्मियों का सीजन आ रहा है, जंगलों में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर्स ऐसे फैल जाती हैं और संपदा का बहुत भारी नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग पहले से ले सकते हैं, और उसके अलावा बिंदु खत्ता और अन्य जगहों पे जहाँ पे तटबंदी की आवश्यकता है उसके भी विषय उठाए गए। उनसे वहाँ पे एक मौका मुआयना करने के लिए भी आग्रह करा गया। देखिए, आज हम लोग ने अपनी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ साथियों के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, और हम लोग चाहते हैं कि जो जंगलों में आग लगती है, वनाग्नि होती है, तो उसको लेकर के पहले से ही प्रशासन जो है वो मुस्तैद रहे। और जो जब आग लगती है तो उससे क्या होता है कि कई प्रकार का नुकसान हमारे एक आम जनमानस को झेलना पड़ता है, वहाँ के जो जंगली जानवर होते हैं उनको झेलना पड़ता है, और प्रशासन तब जागता है जब जंगलों में आग पूरी तरह फैल जाती है। अपन आज जो है जो विशेष तौर पर जो पहाड़ों में जो जंगली जानवर हैं, इस नैनीताल जिले के अंदर कई जगह ऐसे हैं जिन्हें जंगली जानवर बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं पूरी फसल को, तथा साथ साथ तटबंध जो बरसात आने वाली कई जगह तटबंध टूटे हुए हैं। हल्द्वानी शहर का ही कुल हाल यह है कि एक बरसात में पूरा शहर भर जाता है। इन सब बातों को लेकर करके हमने एक ज्ञापन दिया है। यहाँ जो स्थानीय जो नागरिक जनप्रतिनिधि सब हैं लोग उपस्थित थे, उनके साथ एक ज्ञापन दिया है। ये उम्मीद के साथ कि डीएम साहब इस पर जो है संज्ञान लेंगे। आज उनका प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया था, तो उनके मेमोरेंडम में मुख्यतया फॉरेस्ट फायर, फ्लड प्रोटेक्शन और स्मार्ट मीटर को लेके इश्यूज रेज किए गए थे। तो जो फॉरेस्ट फायर का इशू है वो हम समस्त जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं उनको कार्य योजना के अनुरूप काम करने के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं। फ्लड प्रोटेक्शन का जो गौला रिवर और नंदौर में जो मसला है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट और डीएफओ का अगेन ये मसला बन जाता है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। लक्सर के सुल्तानपुर में बनी मस्जिद की अवैध बताई जा रही ऊंची मीनारों की ऊंचाई कम करने का काम शुरू हो गया है। बुधवार को अधिकारियों के निरीक्षण के बाद मस्जिद कमेटी ने स्वयं मीनारों की ऊंचाई घटाने का आश्वासन दिया। इसी क्रम में शनिवार को मस्जिद की मीनारों को तोड़ने और उनकी ऊंचाई कम करने का कार्य शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष इस निर्माण को प्रशासन ने सील कर दिया था, क्योंकि मीनारों की ऊंचाई निर्धारित मानकों से अधिक बताई गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार मस्जिद कमेटी ने खुद ही कार्रवाई शुरू की। हालांकि मीनारों की ऊंचाई कितनी कम होगी ये तय नहीं है। प्रशासन मौके पर नजर बनाए हुए है और नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। कुछ दिन पूर्व जो है सोशल मीडिया में मैसेज ट्रैक कर रहा था कि सुल्तानपुर में मीनार वाली मस्जिद में निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस सूचना पर हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। तो मौके पर यह पाया गया कि निर्माण कार्य तो नहीं किया जा रहा है, परंतु मस्जिद के अंदर फर्श पर उसको जो है फिनिशिंग का काम जो है थोड़ा बहुत किया जा रहा था। और पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि जो यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं उनको ये बड़े बड़े जो गिट्टी पड़े हुए हैं ये चुभते हैं, इसलिए इसको हटाया गया है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में आज उप जिलाधिकारी नवाजिश खलीक के नेतृत्व में आज नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर सड़क किनारे अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लगाए जा रहे फड़ खोखे हटाने के साथ ही फल कारोबारियों को सख्त चेतावनी देते हुए सड़क किनारे फल खोखों को न लगाने की हिदायत दी गई। उप जिलाधिकारी नवाजिश खलीक ने कहा कि सरिता ताल व सूखा ताल के कैचमेंट क्षेत्र से सड़क किनारे लगाई जा रही अस्थायी दुकानों से ट्रैफिक जाम के साथ ही झील में समा रही गंदगी को लेकर प्रशासन अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस दिखा रहा है।
ट्रिपल हाई कोर्ट में योजित PIL संख्या 121/2025 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सरिता ताल और जो खुरपा ताल है उसका जो कैचमेंट एरिया है उसमें किसी भी प्रकार का स्टॉल और कोई भी एंक्रोचमेंट ना हो, जिससे कि लेक में कोई गंदगी ना जा सके। तो उसी क्रम में आज विभिन्न विभागों के साथ PWD, प्राधिकरण, नगर पालिका, जिला पंचायत, रेवेन्यू, पुलिस के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और जितने जो फड़ हैं और जो जितने अवैध स्टॉल चल रहे थे उन सबको हटाया गया है और साथ ही ये निर्देशित किया गया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की कोई भी गतिविधि यहाँ संचालित ना की जाए जिससे लेक के कैचमेंट एरिया पे इफेक्ट पड़े एडवर्सली। इस चीज़ के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग करी जाएगी और हमारे द्वारा इसमें एक कमेटी भी गठित की जा रही है जो कि रेगुलरली यहाँ पर आकर मॉनिटरिंग करेगी और हमारे द्वारा स्वयं भी इसमें समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा ताकि ये एक हैबिट बन जाए कि यहाँ पर इस तरह का जो भी इलीगल स्टॉल्स हैं वो ना लगे। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में अटल उत्कृष्ट PM श्री GIC में राजकीय शिक्षक संघ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड बोर्ड और CBSE बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के साथ सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक चंदन सिंह बिष्ट और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रवि मेहता मौजूद रहे। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों का मनोबल बढ़ाने के साथ अन्य विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में जनपद और राज्य स्तर की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। राजकीय शिक्षक संघ जनपद अल्मोड़ा की जिला कार्यकारिणी ने, क्योंकि ये हमारा जो इस बार हमारे बोर्ड परीक्षाओं में जो बच्चे हमारी मेरिट लिस्ट में थे और इसके अतिरिक्त जो बच्चे हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में 90% से ऊपर हमारे जिन बच्चों ने प्राप्त किए थे उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए और हमारे जो एक लंबे वर्षों तक हमारे राजकीय शिक्षक संगठन को हर संघर्ष में अपनी मजबूती से अपना कंधे से कंधा मिला के साथ देने वाले ऐसे हमारे जो साथी विगत वर्ष में जो सेवानिवृत्त हुए थे, हमने एक प्रयास इस वर्ष से शुरू किया कि हम उन मेधावी छात्राओं को और हमारे उन सेवानिवृत्त साथियों को सम्मानित करने का प्रयास करें। हमारे जो शिक्षक 2025 और 2026 में रिटायर हुए हैं उनका जो है आज सम्मान समारोह, साथ ही साथ जो है उनका विदाई समारोह भी जो है इन पदाधिकारियों के द्वारा जो है आयोजित किया गया है। साथ ही 2026 में जो बच्चे हमारे उत्तराखंड बोर्ड में तथा CBSE में जिन बच्चों ने जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। देश में बढ़ते वैश्विक संकट और ईंधन संरक्षण को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता की तारीफ करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री भविष्य को देखकर फैसले लेते हैं और आने वाले संकटों की तैयारी पहले से ही शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अब जब पूरी दुनिया ईंधन संकट से जूझ रही है तब विपक्ष गंभीर होने के बजाय केवल तंज कसने में लगा हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भविष्य दृष्टा है। जो बात कल होने वाली है उसकी तैयारी पहले से कर ली है। मैं अपने देश के नेता प्रतिपक्ष जी का बयान सुन रहा था कि पोल खुल गई इनकी। क्या पोल खुल गई भाई? पेट्रोल पैदा कर दो ना नेता प्रतिपक्ष जी। मेरा आपसे निवेदन है, पेट्रोल के कुएं बनवा दो ना भारत में। आपने तो अधिकतम समय तक आपके दादाजी, पिताजी, नानी जी सब लोगों ने राज्य करा है। क्या करा? पेट्रोल के कुएं कहाँ हैं आपके? कहाँ है डीजल के कुएं? भाई जो सत्य है उसको मानने को तैयार क्यों नहीं होते हो? 80% चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं, सारी चीज़ें। जब दुनिया इस संकट से जूझ रही है तो उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? हम तैयारी कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत जिला प्रशासन जरूरतमंद परिवारों के त्वरित राहत उनको पहुंचा रहा है। जिलाधिकारी शबिन बंसल के नेतृत्व में प्रशासन CSR फंड, जिला स्तर के प्रोजेक्ट और अन्य संसाधनों के माध्यम से असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद कर रहा है। इसी क्रम में रायपुर क्षेत्र में एक कैंसर पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी गई है। परिवार के मुखिया
के कैंसर से पीड़ित होने और इलाज के चलते आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई थी, जिस कारण लगभग 71,000 रुपये का ऋण बकाया हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने CSR फंड से पूरी बकाया राशि जमा कराकर परिवार को कर्ज मुक्त किया और अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि कई बार ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम से कवर नहीं हो पाते या उनको त्वरित सहायता नहीं मिल पाती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज़ जिलों में प्रदान की हुई है कि हम अपने यहाँ पर कोई ना कोई मैकेनिज्म डिवाइस करके, वेज एंड मीन्स डिवाइस करके ऐसे वल्नरेबल, डिसएडवांटेज्ड, पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत हम उपलब्ध करवा पाएँ। हल्द्वानी में जिला कांग्रेस कमेटी ने वन अग्नि और आगामी मानसून सीजन से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर प्रशासन के समक्ष कई मांगे रखी हैं। जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक सुमित्र देश, राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जंगलों में लगातार लग रही आग से पर्यावरण और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं मानसून सीजन से पहले संभावित आपदाओं को देखते हुए नदियों के किनारे तटबंध निर्माण और सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा स्मार्ट मीटर सहित कई जनहित से जुड़े मुद्दों की भी ज्ञापन में शामिल किया गया। सम्मानित लोग यहाँ मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल जी और के नेतृत्व में और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पे ज्ञापन अति महत्वपूर्ण विषय जो जिले के हैं। गर्मियों का सीजन आ रहा है, जंगलों में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर्स ऐसे फैल जाती हैं और संपदा का बहुत भारी नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग पहले से ले सकते हैं, और इसके अलावा बिंदु खत्ता और अन्य जगहों पे जहाँ पे तटबंदी की आवश्यकता है उसके भी विषय उठाया गया। उनसे वहाँ पे एक मौका मुआयना करने के लिए भी आग्रह करा गया। देखिए, आज हम लोग ने अपनी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ साथियों के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, और हम लोग चाहते हैं कि जो जंगलों में आग लगती है, वनाग्नि होती है, तो उसको लेकर के पहले से ही प्रशासन जो है वो मुस्तैद रहे। और जो जब आग लगती है तो उससे क्या होता है कि कई प्रकार का नुकसान हमारे एक आम जनमानस को झेलना पड़ता है, वहाँ के जो जंगली जानवर होते हैं उनको झेलना पड़ता है, और प्रशासन तब जागता है जब जंगलों में आग पूरी तरह फैल जाती है। अपन आज जो है जो विशेष तौर पर जो पहाड़ों में जो जंगली जानवर हैं, इस नैनीताल जिले के अंदर कई जगह ऐसे हैं जिन्हें जंगली जानवर बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं पूरी फसल को, तथा साथ साथ तटबंध, जो बरसात आने वाली कई जगह तटबंध टूटे हुए हैं। हल्द्वानी शहर का ही कुल हाल यह है कि एक बरसात में पूरा शहर भर जाता है। इन सब बातों को लेकर करके हमने एक ज्ञापन दिया है। यहाँ जो स्थानीय जो नागरिक जनप्रतिनिधि सब हैं, लोग उपस्थित थे, उनके साथ एक ज्ञापन दिया है। ये उम्मीद के साथ कि डीएम साहब इस पर जो है संज्ञान लेंगे। आज उनका प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया था, तो उनके मेमोरेंडम में मुख्यतया फॉरेस्ट फायर, फ्लड प्रोटेक्शन और स्मार्ट मीटर को लेके इश्यूज रेज किए गए थे। तो जो फॉरेस्ट फायर का इशू है वो हम समस्त जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं उनको कार्य योजना के अनुरूप काम करने के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं। फ्लड प्रोटेक्शन का जो गौला रिवर और नंदौर में जो मसला है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट और डीएफओ का अगेन ये मसला बन जाता है। कालाढूंगी तहसील परिसर में आज अधिवक्ताओं ने एकत्र होकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कालाढूंगी में मुंसिफ कोर्ट खोलने की मांग की गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसील क्षेत्र में पहाड़ी और दूरस्थ ग्रामीण इलाके शामिल हैं, जहां लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए हल्द्वानी तक जाना पड़ता है। वर्तमान में मुंसिफ कोर्ट हल्द्वानी में संचालित है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए कालाढूंगी में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की आवश्यकता बताई गई है। पूर्व सांसद ने भी कहा कि सभी दल इस मांग के पक्ष में हैं और जल्द से जल्द यहां कोर्ट स्थापित होनी चाहिए, ताकि ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर न्यायिक सुविधा मिल सके। आज मुझे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जो कालाढूंगी में मुंसिफ कोर्ट से संबंधित में है। मुंसिफ कोर्ट को स्थापित किए जाने के संबंध में जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संदर्भित है, और इसमें जो ज्ञापन दाता हैं समस्त कालाढूंगी के तहसील निवासी हैं और अधिवक्तागण। पूर्व सांसद श्री महेंद्र पाल जी के नेतृत्व में इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में इनके द्वारा मांग की गई है कि जो कालाढूंगी है, कालाढूंगी में एक म्युनिसिपल कोर्ट स्थापित की जाए। वर्तमान में जो यहाँ के नागरिक हैं, म्युनिसिपल कोर्ट इनकी हल्द्वानी में चलती है, जो यहाँ से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर है। म्युनिसिपल जो म्युनिसिपल होनी है म्युनिसिपल क्षेत्र के अंदर, इसमें 2002 में माननीय स्वर्गीय एन.डी. तिवारी जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ ही म्युनिसिपल दी थी। कच्चा कोटेले के साथ साथ बहुत सी जगह दी और जगह स्थापित हो गई, कालाढूंगी में नहीं। आज तक इतने दिन से कालाढूंगी इतनी मुख्य जगह है, यहाँ अधिवक्ता दूर दूर से आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एसडीएम कोर्ट सुचारू रूप से चल रही है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का